सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनिट 4 और उसके साथ मैंने पिछले 3 साल के सारे PYQs भी सॉल्व करा दिए हैं, चाहे वो 2 मार्क्स में आया हो या फिर चाहे वो 10 मार्क्स में आया हो। और इसके साथ ही मैंने पूरी यूनिट कवर करा दी है। जो यूनिट में टॉपिक जो थे वो आए नहीं थे, जैसे कि कॉपीराइट हमारा एक भी साल नहीं आया पिछले 3 सालों में, तो मैंने इसको भी समझा दिया क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ IT एक्ट ये भी नहीं आया था, तो मैंने इसको भी समझा दिया क्योंकि ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और इस साल आ सकता है ना। तो देखो, अभी मैंने यूनिट 5 अपलोड कर दी थी और अब यूनिट 4 भी अपलोड कर दूंगा। मैं रात को 10 बजे से लिखने बैठा था और अब शायद सुबह के कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और आज ही हमारा पेपर है। देखो 5 तारीख को हमारा पेपर है। चलो फिर आपको बस क्या करना है, ये वीडियो को एंड तक देखो और आराम से, बस ये वीडियो देखने से ही आपको सारी की सारी ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। अगर आपको और डिटेल में नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और अगर आपको अच्छे से मतलब ये वाले जो नोट्स हैं ये भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी मेरे 5 के सब्सक्राइबर करवा दो क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब पूरी रात लग गई ये बनाने में। अब सुबह अब बस पेपर भी देने जाऊंगा। ठीक है, आज पेपर भी है मेरा। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले इसको समझो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर जैसे कि आपकी जैसे कि गांव में अगर हमारी कोई जमीन होती है या फिर हमारा कोई घर होता है, ठीक है, तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो तो हमारी एक प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें जो दिख रही है। ठीक है, अब वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी हम क्या कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। ठीक है, अब ऐसी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड, माइंड से क्रिएट करी गई चीजें होती हैं। जैसे बुद्धि होती है, बुद्धि की प्रॉपर्टी होती है ना, बुद्धि ऐसे कुछ वर्ड होता है। मतलब इसको इस यूनिट को समझने के लिए मैंने काफी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे। शायद मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी वीडियो देखनी पड़ गई। मतलब उसमें भी उससे भी मैंने इस यूनिट को समझने की कोशिश की। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी इट इज एन इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ एन ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के द्वारा एक ऐसा क्रिएशन जो कि मतलब एक प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं उसे हम, है ना। तो जैसे कि हम उसके अंदर इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है क्रिएटिविटी या आइडिया। ठीक है, अगर आप इसे वर्ड के थ्रू समझो, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है हमारा क्रिएटिविटी या आइडिया। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओन्ड और रजिस्टर्ड, मतलब किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है या उसके लिए ओन्ड है। ठीक है, जैसे कि आप समझो ये वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो एक क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो ये एक हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जैसे कोई लोगो है, जैसे लोगोस होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब जैसे कि आपने LIC का एक लोगो देखा होगा, है ना, उसका एक लोगो होता है। और जैसे कि उसकी एक टैग लाइन है, जीवन के हाँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो वो LIC का एक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स होते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा 2 मार्क्स में आया था 2020 और 21 में, तो मैंने ये पहले डिस्क्राइब कर दिया। अब उसके राइट्स देखो, राइट्स गिवन टू पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। अब उनके माइंड के ऊपर जो भी उन्होंने क्रिएट किया है माइंड से, तो उन पीपल को यानी कि ओनर को राइट्स दिए जाते हैं कुछ। वो राइट्स होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो के मेरे पास काफी सारे राइट्स हैं कि मतलब कोई और क्रिएटर इस वीडियो को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, कि मतलब उसकी मैं वीडियो डिलीट करवा सकता हूँ या फिर उसका कोई भी रेवेन्यू उसमें से मैं शेयर्स ले सकता हूँ। ठीक है, IP रिफर टू क्रिएशन ऑफ अ माइंड, इन्वेंशंस, सिंबल्स, इमेजेस एक्सेट्रा। जैसे कि इन्वेंशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, इन सब पे जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो राइट्स देता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक होती है हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे कॉपीराइट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मेनली हमारी फोकस करती है पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को और एक्सेट्रा, मतलब कुछ और भी होती हैं। पेटेंट्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 साल आ चुका है, पिछले ही 3 साल में 2 साल आया है, जो 10 नंबर में भी आया है और 2 नंबर में भी आया है। ठीक है, तो पेटेंट्स को समझेंगे, ट्रेडमार्क को भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ये 2 नंबर में आया था। और जो कॉपीराइट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर नॉवेल्स आती हैं, जैसे कि लिटरेरी पार्ट होता है ना, पोएम्स वगैरह होती हैं, वो आती है हमारी कॉपीराइट्स के अंदर। और जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क होता है वो अभी हमारा कॉपीराइट में आता है, जैसे कि हमारी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सब जो होते हैं हमारे कॉपीराइट्स में आते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है सब कुछ। अब देखो,
अब हम देखेंगे पेटेंट को। अब इसके अंदर हम पेटेंट को समझेंगे, पेटेंट क्या है। इवेल्युएट पेटेंट, ये हमारा 2020, 21 और 22 और 23 में आया था, 2 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स में एक तो आए थे राइट्स आए थे पेटेंट होल्डर के, और पेटेंट के कुछ और भी चीजें आई थी। मतलब कि मैं आगे आपको समझाऊंगा, काफी सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा पेटेंट के लिए, जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से लिख सको, ठीक है। सो देखो, पहले देखते हैं हम पेटेंट होता क्या है। A patent is granted as an exclusive right by government to a true and first inventor of a limited period of time in exchange for the public disclosure of an invention। किसी भी इन्वेंशन का, यानी कि मतलब कॉपीराइट किसके लिए, पेटेंट किसके लिए होते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं। अगर किसी भी चीज का कोई भी जो फर्स्ट मेंबर है ये और या ट्रू इन्वेंटर है जिसका, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्सक्लूसिव राइट देती है, ठीक है। कुछ एक्सक्लूसिव राइट देती है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जो हमारा पेटेंट होता है ना, वो हमारा 20 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वॉल्वो कंपनी थी ना हमारी, वो जो कार की कंपनी है वॉल्वो, उसने ना सीट बेल्ट है, उसको इन्वेंट वॉल्वो कंपनी ने किया था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसका पेटेंट नहीं लिया, क्योंकि अगर वो पेटेंट ले लेती ना तो कोई और कंपनी उसका यूज नहीं कर पाती, ठीक है। अगर यूज भी करती तो उसे उसके शेयर्स देने पड़ते, तो इसके लिए क्या करते, बहुत सारी कंपनियां उसे यूज ही नहीं करती। तो मतलब मैं पहले फैक्ट्स बनाता था ना, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो ये एक मतलब ऐसा है। और जैसे कि हमारे और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ कलर्स होते हैं, उन पे कोई अगर पेटेंट करा ले, कोई किसी कलर को किसी ने फाइंड किया है तो उस पर पेटेंट हो जाए, या फिर कोई टैगलाइंस होती है, उन सब पे पेटेंट हो सकता है। उससे जो हमारा ट्रू या जो फर्स्ट ओनर होता है उस इन्वेंशन का, उसको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। वैलिड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स, देन आफ्टर फ्री फॉर पब्लिक। और 20 साल के बाद क्या होता है, वो फ्री होता है, पब्लिक के लिए यूज कर सकती है उसे पब्लिक फ्री में। ये होती है हमारा पेटेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अगर समझ ना आए तो। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है पेटेंट के, टू एनकरेज इन्वेंशंस बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ थ्योरी इन्वेंशन। इन्फ्रिंजमेंट का हमारा मतलब होता है कि मतलब उल्लंघन करना, या फिर मतलब किसी रूल को लागू ना करना, ठीक है। अब देखो, टू एनकरेज इन्वेंशन मतलब कि इन्वेंशन जो है उनको एनकरेज किया जाए और उसको ज्यादा प्रोटेक्शन देके। अगर जैसे कि मैं कोई इन्वेंशन करता हूं, है ना, और उसे कोई भी उसे यूज कर रहा है, ठीक है, मेरी बिना मर्जी के, ना ही मुझे कुछ उससे फायदा मिल रहा है, ठीक है, तो मैं कोई इन्वेंशन क्यों करूंगा। लेकिन अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो और उसके आपको कुछ रॉयल्टीज मिलती है, उसके कुछ पैसे मिलते हैं, उससे कुछ फेम मिलता है, तो आप और इन्वेंशन करने की कोशिश करोगे। तो क्या होता है इसके ऑब्जेक्टिव, टू एनकरेज इन्वेंशन को वो एनकरेज करता है पेटेंट के थ्रू, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंशन टू द सोसाइटी बाय सिक्योरिंग द वर्किंग, ठीक है। अब मतलब उसे मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हैं जो इन्वेंशन है उसको, ठीक है, इन्वेंटर को, इन्वेंशन के। इनकम प्लस रिकॉग्निशन, उसे रिकॉग्निशन यानी कि सबको पता चल जाता है कि मतलब किसने उसे इन्वेंट किया है, उसका नेम थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, पॉपुलर होता है वो, और उसको कुछ इनकम भी मिलती है। अब जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, अगर मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, मतलब बहुत परेशान हूँ यार, अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, और मतलब है ना, अगर यूट्यूब पे जैसे कि कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर इतने व्यूज होते हैं तो पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका एक पेट मतलब वो हो गया कि मतलब ये तो एक आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, ये तो इस पे तो कॉपीराइट्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होगा कि कोई भी अगर इसे यूज करता है या फिर मतलब मेरी वीडियोस को कोई देख रहा है तो उसके मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड इनकम, ये हो गया हमारा पेटेंट के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पेटेंट 3 तरीके के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में आता है हमारी मशीन्स, केमिकल्स, जो हमारे नए नए केमिकल्स बनते हैं उनके पेटेंट, या फिर जो नई नई मशीन्स बनती है उनके पेटेंट। यूनिक डिजाइंस, यानी कि जो डिजाइंस हमारी यूनिक होती है, जैसे कि अब कुछ हमारी डिजाइंस होती हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो एप्स की हो, चाहे वो मतलब किसी फर्नीचर की डिजाइन हो, है ना, उन सब की डिजाइन पे पेटेंट करा सकते हैं। प्लांट पेटेंट यानी कि सीड्स, हाइब्रिड प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मतलब कुछ फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं या फिर कुछ ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जो कि काफी अलग होते हैं। मतलब कि अगर 2 या 3 प्लांट से मिलाकर कुछ करके कुछ मतलब एक हाइब्रिड प्लांट बना दिया, ठीक है, वो मतलब अलग है और सब नेचुरल प्लांट से, तो उस पर वो पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है। अब
पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर, पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर नहीं आया है पिछले 3 साल में, लेकिन मैंने करा दिया है क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। पहले आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अगर आपका जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस है या फिर आपकी जो मशीन है, अगर वो पूरी नहीं बनी है तब भी आप उस पर पेटेंट करा सकते हो। ठीक है, उसे हाफ कंप्लीशन पे भी पेटेंट करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाफ कंप्लीशन पे ही आपका जो आइडिया होता है वो चोरी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी रहता है पेटेंट करा लेना चाहिए। फिर होता है हमारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जब अगर हमने हाफ में कराई है तो फिर उसके बाद आपको 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करवानी होती है। ठीक है, फिर होता है पब्लिशेशन। उसका पब्लिशेशन होता है 18 महीने के बाद। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अब आपने कोई पेटेंट कराया, ठीक है, किसी चीज पर, वो थोड़ी ना गवर्नमेंट ऐसी मान लेगी कि आपकी चीज ऐसे काम करती है। अगर आपने जैसे कि एक कोई पेन का पेटेंट कराया कि ये जो मेरा पेन है ना, वो मतलब जैसे कि अपने आप लिख सकता है, ठीक है, इसको मतलब ऐसे छोड़ दो ये अपने आप लिखेगा, तो गवर्नमेंट मान नहीं लेगी, उसका एग्जामिनेशन लेगी, मतलब कि उसका एग्जाम लेगी, उसको टेस्ट करेगी क्या वो सच में ऐसा कर रहा है। ठीक है, फिर एग्जाम के लिए रिक्वेस्ट करोगे आप, फिर आपका एक एग्जाम की रिपोर्ट आएगी इस 6 मंथ के अंदर। फिर अगर एग्जाम की, फिर आपको क्या करना है, ऑफिस जाना है उसके, और वहां पे जाके उसको रजिस्टर वगैरह करना है। और अगर आपका जो एग्जाम है वो पास हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, पेटेंट ग्रांटेड हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर। इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा है क्योंकि यार आया ही नहीं है पिछले 3 साल। अगर आ भी जाता है तो लिख देना, ठीक है, और आप अच्छे से लिख दोगे इसे। डिफाइन द राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर, ये हमारे 10 मार्क्स में आए थे 21 और 22 में, कि मतलब पेटेंट होल्डर के पास हमारे कौन कौन से राइट्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं पेटेंट होल्डर को। देखो, वेयर द पेटेंट इज अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पे पेटेंट कराया है या फिर प्रोसेस पे पेटेंट कराया है, इन दोनों पर हमें मिल सकते हैं जो एक्सक्लूसिव राइट्स है। ठीक है, मतलब कि ओनर्स कंस्टेंट फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, इन सब के लिए मतलब वो ओनर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब वो कर सकता है। ठीक है, कुछ राइट्स अब देखते हैं इसके। राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, मतलब एक्सप्लॉइट कर सकता है वो पेटेंट को, ऐसा राइट होता है उसके पास। राइट टू असाइन एंड लाइसेंस, मतलब कि जैसे अगर मतलब कोई मेरे चीज मतलब यूज करना चाहता है, ठीक है, तो मेरे पास राइट है कि मैं किसी को असाइन कर सकूं मेरा जो पेटेंट है कि वो यूज कर सके, उसे कुछ लाइसेंस प्रोवाइड करा सके। ठीक है, उसके पास ये भी राइट होता है। राइट टू सरेंडर द पेटेंट, सरेंडर का पेटेंट मतलब कि जैसे मेरे पास किसी इन्वेंशन का पेटेंट है, ठीक है, लेकिन कोई कंपनी आती है और वो बोलती है कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे या फिर 20 लाख रुपए देंगे और आप हमें ये पेटेंट हमारे नाम कर दो। ठीक है, तो वो पेटेंट को सरेंडर भी कर सकता है, मतलब है ना, वो दूसरे के नाम भी कर सकता है पेटेंट को, है ना। जैसे कि मतलब ज्यादातर सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि किसी अभी आर्टिस्ट का कोई सॉन्ग है, इंडिविजुअल एल्बम का कोई सॉन्ग है, ठीक है, और अगर किसी कंपनी को चाहिए तो उसे वो और पैसे देकर उससे ले लेती है वो सॉन्ग। ठीक है, कि राइट इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, अब उसके पास क्या होता है, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है उसके साथ कि मतलब उसका उल्लंघन किया जाता है किसी भी उस ऑनर अगर ऑनर को नहीं पता उस चीज के बारे में और अगर उसकी चीज का किसी ने यूज किया है, ठीक है, उसकी कॉपीज बनाई है या फिर उसका यूज किया बिल्कुल सेम इट इज, तो क्या कर सकता है वो उस पर केस कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट का। ठीक है, मतलब कि उस पर एक्शन ले सकता है, लीगली एक्शन ले सकता है। अब देखो, डिस्क्राइब पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड इट्स टाइप, ये हमारा 22-23 में आया था 10 मार्क्स में। अब देखो इसे समझते हैं। इन्फ्रिंजमेंट मतलब तो आपको पता है उल्लंघन करना, ठीक है, मतलब सेलिंग, ऑफरिंग टू सेल, यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग अ पेटेंट प्रोडक्ट, किसी भी पेटेंट प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हो या फिर ऑफर कर रहे हो सेल के लिए, यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग अ पेटेंट प्रोडक्ट विदाउट द ओनर्स परमिशन, बिना ओनर की परमिशन के, तो कैन कॉन्स्टिट्यूट द इन्फ्रिंजमेंट, ये क्या होता है, हमारा इन्फ्रिंजमेंट होता है। ठीक है, इसे आप डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हो। अब हमारे 2 टाइप होते हैं इन्फ्रिंजमेंट के, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, पहला है हमारा डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। सेम इट इज इन्फ्रिंजमेंट की जो डेफिनेशन है बिल्कुल ऐसा ही है। इट अगर व्हेन अ प्रोडक्ट इज सब्सटेंसिवली क्लोज टू एनी प्रोडक्ट पेटेंट प्रोडक्ट, मतलब इसका मतलब क्या होता है ना कि मतलब इसे सब कुछ पता है आदमी को, मतलब कि जो भी काम कर रहा है ऐसा उसे सब कुछ पता है कि ऐसा पहले से प्रोडक्ट है जिसके किसी के नाम पर इसका पेटेंट है, लेकिन फिर भी वो करता है। ठीक है, और अगर पकड़ा जाता है तो वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, और हमारा विदाउट परमिशन होता है ये। ठीक है, विदाउट परमिशन किसके, ओनर के, विदाउट परमिशन ओनर। ठीक है,
और देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इट अकर व्हेन सम अमाउंट ऑफ एक्सीडेंटल इन्फ्रिंजमेंट हैपन। अब मतलब कि किसी को नहीं पता कि ऐसा प्रोडक्ट पहले से है और मतलब उस पर पेटेंट कराया गया है और थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा बहुत सिमिलर हो प्रोडक्ट किसी का, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। मतलब कि उसका कोई इंटेंशन मतलब वो नहीं था, काम नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि मतलब वो ऐसा करे, ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से हो गया, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल लिख कर आना कोई, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इन्फ्रिंजमेंट का एग्जाम्पल बताऊं तो अब जैसे कि हाँ एक बार है ना क्या हुआ था कि याहू जो है ना हमारी जो सर्च इंजन है, उसका एक लड़के ने क्या किया था, उसके नाम इंडिया के एक लड़के ने याहू के साथ मतलब लोगों के साथ एक उसका डोमेन खरीद लिया था, ठीक है, याहू इंडिया नाम से खरीद लिया था और उसे क्या करा था, उसे रैंक करवाया अपने गूगल पे। तो याहू इंडिया और याहू तो अलग अलग है, याहू और इंडिया मतलब उसने याहू इंडिया ले लिया तो लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि याहू इंडिया को देखें या याहू को देखें, ठीक है। याहू इंडिया बिल्कुल सेम इट इज लग रहा था, तो याहू को जब वो बात पता चली तो उसने क्या किया, कोर्ट में उसके खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ केस फाइल किया, ठीक है। और क्योंकि याहू हमारा काफी बड़ा ब्रांड है, ठीक है, इसी वजह से वो केस जीत गया और उस लड़के को कुछ फाइन वगैरह पे करना पड़े और जो उस डोमेन था उसे मतलब डिसॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब याहू काफी बड़ा था इस वजह से, वरना कि जब हमारे छोटे बहुत बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादातर इतना नहीं करवा पाते, ठीक है। लेकिन ये जब ये सब चीज आई तो इससे मतलब हो सकता है, ठीक है। ये वाईटी मतलब यूट्यूब तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है इस मामले में। इसका एक एग्जाम्पल लिख कर आना है, ठीक है, इसके लिए बताया। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल भी पता हो तो वो लेकर आ सकते हो। इसीलिए जब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत कम है यार। इन्फ्रिंजमेंट आपको पता ही समझा दिया और फिर टाइप्स भी बता दिए। डिफाइन ट्रेडमार्क, ये हमारा 2 नंबर में आया था, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडमार्क क्या होता है। एनी वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज। अगर आपकी कोई कंपनी का गुड्स या फिर सर्विसेज कोई भी वर्ड या फ्रेज, सिंबल या फिर डिजाइन आइडेंटिफाई करता है तो वो हमारा ट्रेडमार्क करवा सकते हैं हम उसे, ठीक है। प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर योर ब्रांड, ट्रेडमार्क हमारा लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ब्रांड के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LIC का हमारा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है, उस पर वो ट्रेडमार्क करा सकता है। अब जैसे मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस में क्या है कि वो जो 2 एलिफेंट्स हैं वो मतलब उस पर ट्रेडमार्क करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडमार्क हो गया। अब है हमारा कॉपीराइट को समझते ही, हमारा मतलब आया तो नहीं है पिछले 3 साल में, लेकिन आपको समझा रहा हूं। इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल राइट, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लीगल राइट का फॉर्म है। गिवन टू अ क्रिएटर हु हैज अ ओनरशिप इन लिटरेरी, म्यूजिकल और एनी अदर आर्टिस्टिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, पेंटिंग, ड्रामा और एनी आर्टिस्टिक वर्क, ये सब इसके अंदर आते हैं कॉपीराइट के अंदर। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बिल्कुल सेम इट इज वैसे ही है कि मतलब इफ समवन कॉपीज द वर्क ऑफ कॉपीराइट विदाउट परमिशन ऑफ ओनर, तो उसे क्या कहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। टेक लीगल एक्शन बाय ओनर, ओनर हमारा लीगल एक्शन ले सकता है कोई अगर कॉपी करता है। जैसे कि मैं ना पहले फैक्ट्स की वीडियो बनाता था, ठीक है, तो मेरे को एक बार ICC क्रिकेट मतलब क्रिकेट के लिए एक वीडियो बनानी थी कि 2 बार टॉस हुआ था किसी मैच में, श्रीलंका के साथ मैच था, तो है ना उस मैच की मैंने ना एक वीडियो यूज की थी, वो जो कि ICC के चैनल पे अपलोडेड थी। थोड़ी सी क्लिप यूज की थी अपने शॉर्ट में, तो ICC ने मुझे उस पर खिलाफ कॉपीराइट दिया था, ठीक है, और मेरी वीडियो को डाउन कराया था। तो मेरे को पता है कि मतलब ऐसे वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, मेरी वीडियो को डाउन करा दिया था और मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, ठीक है। अब देखो समझते हैं हम रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बचा या फिर उसके ऊपर रेमेडीज क्या है उसके ऊपर करने की, ठीक है। पहला है हमारा सिविल रेमेडीज होती हैं और एक क्रिमिनल रेमेडीज होती हैं। सिविल रेमेडीज वो होती है हमारी कि कंपनसेट कर दे, ठीक है, कि मतलब क्रिएटर उसके साथ कुछ कंपनसेट कर ले, कि मतलब कि या फिर उससे कुछ पैसे ले ले, या फिर मतलब कुछ अपना उसने क्रेडिट बोले कि मुझे क्रेडिट दे दो, ठीक है। जैसे कि किसी ने अगर कंटेंट वगैरह उसका चोरी किया तो उसने क्या किया, उसको क्रेडिट दे दिया थोड़ा सा, तो वो हमारा सिविल रेमेडीज में आ जाता है। क्या पहला तो हो गया कंपनसेशन, पे फाइन, कुछ पैसे ले सकता है, और ये किसके थ्रू कहा जाएगा, ज्यूरिडिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या आएगा कि क्या करना है, ठीक है। फिर आएगा क्रिमिनल रेमेडीज। अगर क्रिमिनल रेमेडीज आप कहते हैं कि अगर जब भी आपके कुछ चीज को अगर गलत तरीके से उसे यूज किया गया, ठीक है, अब आप क्या कराना चाहते हो, आप उसे मतलब कि क्रिमिनली घोषित कराना चाहते हो, ठीक है, कि आप उसे जेल करा सकते हो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की, ठीक है। उस पर कुछ फाइन पे कर सकते हो, 1 लाख से नहीं था, ये था 50,000 से था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। 50,000 से लेकर 2 लाख तक आप जो है
वो फाइन पे करा सकते हो, ठीक है, उससे जिसने भी आपका यूज किया, इन्फ्रिंजमेंट किया है कॉपीराइट को, ठीक है। और सीज द इन्फ्रिंजिंग कॉपी, कि मतलब जैसे कि मेरा जो था वो डिलीट करनी पड़ी थी मेरे को वीडियो, तो मतलब सीज करा सकते हो अगर कोई कॉपीज वगैरह बनी है उसकी, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि अगर कोई जैसे कि कोई राइटर अगर बुक लिखता है, ठीक है, और उसके कोई आदमी क्या करता है कि कैरेक्टर उसके चेंज कर दिए, थोड़े बहुत नाम वाम चेंज कर दिए कैरेक्टर का, और बिल्कुल सेम इट इज स्टोरी कॉपी कर दी, ठीक है, तो वो भी हमारा कॉपीराइट में आ जाता है। तो क्या होगा, जितनी भी कॉपीज होंगी उसको सीज कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको जेल भी हो सकती है। और मतलब अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो ना तो मत क्या करो, 1 लाख से लेकर 2 लाख का फाइन भी लग सकता है। अब क्या है हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 एक्ट है हमारे, एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और एक है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से समझना क्योंकि हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। इस यूनिट से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो पेटेंट है और एक ये है, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ऐसा राइट था कि सिटीजन्स को राइट मिला था कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, गवर्नमेंट की किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट और उनके बीच में क्या रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, सिटीजन्स क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इस एक्ट के थ्रू 2005 में आया था, ठीक है। मैंडेटेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि उसे टाइमली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा जो भी सिटीजन्स के क्वेश्चन है उन पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है विच एम्पायर ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग, ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके और उसकी वर्किंग पे भी क्वेश्चन कर सके कि आपको क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। अनकवर करप्शन, मतलब अनकवर करती है करप्शन को। प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट वर्क के अंदर प्रोग्रेस होता है। एम्फेसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि एक्सपेंसिव था यहाँ पे, एक्सपेंसिस, ठीक है, एक्सपेंसिव रिलेटेड इंफॉर्मेशन की मतलब गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंस अपना मतलब खर्च कर रही है पैसे, ठीक है, और प्रोग्रेस कहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट वर्क का, कि मतलब ये सब किसको पता होना चाहिए, ये सब पब्लिक को भी पता होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट, पहले मतलब बताया नहीं जाता था कि मतलब इस जगह को बनाने में कितने पैसे लगे, ये सब पहले नहीं बताया जाता, लेकिन आजकल बताया जाता है कि मतलब जैसे राम मंदिर को बनाने में कितने पैसे लगे, ये आपको बताया जा रहा है। किसी ब्रिज को बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कितना पैसे खर्च कर रही है, क्योंकि यार इनडायरेक्टली जनता का ही तो पैसा है, वो टैक्स ही तो भरते हैं हम, टैक्स से ही तो वो गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, मतलब कि उस पैसे ले रही है। फिर हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर इन्फो, ठीक है, मतलब वही हो गया, टाइमली उसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। द एक्ट ऑल्सो इम्पोजेस पेनल्टीज इफ द अथॉरिटीज डिले इन रिस्पॉन्डिंग। अगर कोई, जैसे मैंने बता दिया मैंडेटरी रिस्पॉन्स करना, अगर कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्स करने में डिले करती है, ठीक है, जो भी उसे टाइम दिया गया उसमें अगर वो डिले करती है तो उस पर पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, उसे पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक्सटेम्पेड फ्रॉम आरटीआई, मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन के मतलब कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिटीजन्स को नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है, वो उसके अंदर मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आती हैं। पहला तो है इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भी गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी उसे नहीं पता होगी जनता को। रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज एंड कैबिनेट डिसीजंस, ये सब का कोई जनता को काम नहीं होता क्योंकि ये मिलिट्रीज वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, और मतलब अगर ये सबको पता रहेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी देश के ऊपर, ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं होनी चाहिए जनता को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्पावर सिटीजन टू क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनको प्रमोट करता है। गवर्नमेंट वर्क फॉर अ पीपल इन अ बेटर वे, अब जब गवर्नमेंट को पता होगा कि मतलब उसके क्वेश्चंस क्या है, कि मतलब जनता क्या चाहती है उससे, तो वो क्या होगा, बेटर वे में काम कर पाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि यार मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप बताओ, ठीक है, अब मेरे को और कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि अगर यार भैया मेरे को ये एक्सप्लेनेशन आपका समझ में नहीं आ रहा, आप इसे और इंप्रूव करो, कुछ पॉइंट्स है उन्हें और डिटेल में समझाओ, तो क्या होगा, उससे मैं बेटर वे में काम कर सकूंगा। ऐसी गवर्नमेंट क्या होती है हमारी, बेटर वे में काम कर सकती है अगर जो उसके जो सिटीजन्स हैं वो उसे बताएं, कि उससे क्वेश्चंस करें, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? इन सब पॉइंट्स को है ना आप एक बार ब्लैक पेन से लिख कर आना और इन्हें 2-2 या 3-3 लाइन में डिफाइन करके आना, तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या ही चाहिए, बस कंटेंट चाहिए और फ्लो चार्ट चाहिए। फिर हमारा डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2 बार आ चुका है, 2020 और 21 में, और 22 और 23 में। पहले बहुत बार आया होगा, मुझे नहीं पता, मैं बस 3 साल के पेपर देखता हूँ। दिस एक्ट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन
कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब इसके अंदर है ना आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। सबसे पहले तो क्या किया था, लीगल रिकॉग्निशन दे दिया गया था किसे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, कि मतलब अब जैसे कि हमारा मेल्स होते हैं या फिर मतलब कि जो हमारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है उन सबको क्या किया था, एक लीगल रिकॉग्निशन दिया गया था कि मतलब अगर वो वैलिड है, अगर वो ऑथराइज्ड हैं, तो ऑनलाइन हमारा जो फॉर्म्स होंगे, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हें भी एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया। एनेक्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2020, इस डेट को लाया गया था ये डील। इंडिया 20th नेशन टू अडॉप्ट इट, 11 नेशन के बाद 12th नेशन जो था इंडिया था जिसने इसे अडॉप्ट किया। ऑल्सो डील विद साइबर क्राइम, जो भी हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं उसके अंदर जो भी केसेस होंगे वो इसके अंदर डील होंगे। ठीक है, बढ़ावा दिया गया साइबर क्राइम को। और इसके अंदर ना मतलब ई गवर्नेंस को भी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को। सम हाइलाइट्स ऑफ एक्ट, इसकी सब हाइलाइट्स या फिर फीचर्स आप कह सकते हो। यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर का यूज करने को कहा गया था इसमें, टू ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे डिटेल में बताया गया था। रिकॉर्ड कैप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। ठीक है। साइबर लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, ये एक मतलब ट्राइब्यूनल बनाया गया था। ट्राइब्यूनल मतलब एक ऐसा कोर्ट होता है जिसके अंदर मतलब एक हमारा चेयरमैन होता है, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, है ना। वो वैसा भी एक मतलब ट्राइब्यूनल बनाया गया था जिसके अंदर कि हमारे जो है ना मतलब ट्राइब्यूनल बेसिकली इसके लिए बनाया जाता है कि मतलब हमारे जो केसेस हैं वो फास्ट वे में सॉल्व हो सके, बिल्कुल सही से। ठीक है, ये नहीं कि मतलब फास्ट वे में गलत सॉल्व हो रहे, ठीक है, वो मतलब अच्छे से सॉल्व हो सके फास्ट वे में, बिल्कुल। मतलब कि साइबर लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल में क्या होगा, बिल्कुल साइबर मतलब कि साइबर रिलेटेड ही लोग बैठेंगे। ठीक है, उन्हें जिसके साइबर रिलेटेड नॉलेज होगी और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे केस को। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केस। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केस क्या है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज को बढ़ावा दिया गया, कंप्यूटर क्राइम एंड प्राइवेसी, प्रोटेक्टेड प्राइवेसी को, रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर लीगली, ऑनलाइन फॉर्म, सब एक ही चीज है। ठीक है, एक दो चीजें उन्हें पढ़ना है, पूरा अच्छे से लिख देना अलग अलग पार्ट्स में। थोड़ा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लिख दिए, फीचर्स लिख दिए, तो क्या होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है पार्ट, और मतलब टीचर को ऐसा लगता है हाँ यार बच्चे को आता है, पढ़ा लिखा है। ठीक है। ई गवर्नेंस हमारी यूनिट 5 में थी, इसका ओवरव्यू मैंने यूनिट 5 में दिया था, मतलब कि पूरा अच्छे से समझाया था यूनिट 5 में, और मतलब ओवरव्यू है इसके अंदर, तो मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ई गवर्नेंस हमारी होती है, ई गवर्नमेंट अगर फंक्शन करती है एप्लीकेशन के साथ, किसके, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ अगर इंटीग्रेट कर लेती है हमारी गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाती है, हमारी ई गवर्नेंस बन जाती है। ई गवर्नेंस के हमारे बेसिकली है ना, ये स्मार्ट की तरफ मतलब टूवर्ड स्मार्ट हमारी मूव करती है। तो स्मार्ट क्या होता है हमारा, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। बहुत इजी वर्ड्स हैं यार, ये पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के समझ में आ जाएंगे। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, G2C यानी कि सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे सकती है। G2B बिजनेसेस को कैसे गवर्नमेंट मतलब ई कॉमर्स लाके कैसे बेनिफिट दे रही है या फिर उसके लिए कैसे फायदेमंद है। G2E यानी कि एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है। G2G यानी कि मतलब G2G यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट क्या ऐसा काम कर रही है ई गवर्नमेंट के थ्रू कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प हो रही है। इसके एडवांटेज, इंप्रूव डिलीवरी एंड एफिशिएंसी, थोड़ा फास्ट हो जाता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज होती है, मतलब कि उसे और मोटिवेट और इफेक्टिव वे में दिखाता है ट्रांसपेरेंसी को, क्योंकि मतलब जब किसी भी पर्सन के पास एक्सेस होगा अपने घर में बैठ के उस पोर्टल का, तो उसके पास थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट के उसके ऊपर मतलब लिखे होते हैं कि क्या क्या प्रोसेस चल रही है, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। कॉस्ट रिडक्शन, थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगी। लेस करप्शन, अगर ई गवर्नेंस आ गई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई तो करप्शन जो है अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ई गवर्नेंस। अगर मतलब लिख के आना हो तो लिख के आ जाना इसका ओवरव्यू। ठीक है, तो देखते हैं अब यूनिट अपनी कहाँ पर है हम। अब हम पेटेंट हो गया था हमारा, ये भी हो गया, ई गवर्नेंस हो गई। अब है हमारा डिस्कस डिजिटल सिग्नेचर एंड इट्स टाइप इन डिटेल। अब हमारा डिजिटल सिग्नेचर हमारा 20 और 21 में आया था और 22 और 23 में आया था। 2 मार्क्स में भी आता है और 10 मार्क्स में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से समझा दिया इसके टाइप्स वगैरह, तो आप अच्छे से कर लोगे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन डिजिटल डॉक्यूमेंट और अ मैसेज। किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को अगर हमें ऑथेंटिसिटी देनी है कि मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये
ऑथोराइज है या नहीं है, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम किसके थ्रू कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। डिजिटल सिग्नेचर हमारा क्या है, मैथमेटिकल स्कीम्स है यार, मतलब जो मतलब मैथमेटिकल उसमें स्कीम्स यूज हुई हैं कि मतलब उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। A valid digital signature allows the recipient to trust the fact that a known sender sent the message। जो हमारा वैलिड सिग्नेचर अगर वैलिड आ गया, मतलब डिजिटल सिग्नेचर अगर वहां से वैलिड आ गया डॉक्यूमेंट पे, तो मतलब जो वो ट्रस्ट एक दिखाता है कि मतलब वो हमारा एक नोन सेंडर के थ्रू सेंड किया गया मैसेज है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ मैसेज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉन्ट्रैक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन सब चीजों को भी मतलब डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट कर सकता है, ठीक है, मेल्स वगैरह को। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर बहुत इजीली समझा रहा हूँ, 4 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा सर्टिफाइड सिग्नेचर, बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि उसके कोई सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। डिस्प्ले यूनिक ब्लू रिबन अक्रॉस द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के टॉप पर बिल्कुल एक ब्लू रिबन होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, सर्टिफिकेट सिग्नेचर है ऐसा पता चलता है। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट साइन है, जिसने भी साइन किया उसका एक नेम भी होगा वहां पर, और सर्टिफिकेट इशूअर नेम, किसने सर्टिफिकेट इशू किया उसका भी नाम होगा। जैसे कि मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि ई होते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे वर्कशॉप वगैरह होती है ना, तो उसमें आपको है ना एक मतलब मेल या फिर आपको मेल पर ना एक लिंक भेजा जाता है और उस पर आपको बोला जाता है कि आपको ये फिल करो फॉर्म, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको एक है ना QR मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, बार कोड सा मिल जाता है, वहाँ पर आप स्कैन करते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ यार ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट है, मतलब ऑथोराइज्ड है, ये बिल्कुल सही है। उसके अंदर हमारा इश्यूअर का भी नेम होता है और हमारा भी नेम होता है, ठीक है। अब जैसे लिंक्डइन पे आपने देखा होगा ना, वहाँ पे क्रेडेंशियल होते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स के, उससे हम ऑथेंटिसिटी मतलब चेक कर सकते हैं क्या वो ऑथराइज है या नहीं है। फिर हमारा अप्रूवल सिग्नेचर। अप्रूवल सिग्नेचर यानी कि अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वर्कफ्लो। हमारे कहाँ पर यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, उसकी एक फिजिकल सिग्नेचर की इमेज होती है, लोकेशन होती है, डेट होती है इसके अंदर। फिर हमारा विजिबल सिग्नेचर, बिल्कुल सेम है फिजिकल सिग्नेचर जो कि दिखता है वहां पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर। इनविजिबल सिग्नेचर, अब हमारा ऐसा सिग्नेचर जो कि आप चाहते हो कि इनविजिबल रहे, किसी को भी शो ना हो, लेकिन वो मतलब उसे ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड कराए। तो नॉट वांट टू शो द फिजिकल सिग्नेचर बट नीड टू प्रोवाइड द ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये हमारे टाइप्स होकर डिजिटल सिग्नेचर के। अब हम देख लेते हैं ये आईटी जो एक्ट है उसकी कुछ लिमिटेशन, ठीक है। ये हमारी 2000 मतलब आईटी एक्ट की लिमिटेशन है, मतलब अभी तक आई तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है आ सकती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। स्पैमिंग यानी कि मतलब कुछ लिमिटेशन है यार, मतलब आईटी एक्ट अभी भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कंप्लीटेड नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ लॉस बनाई नहीं गई हैं, उनके लिए कोई मतलब जेल वगैरह है ही नहीं, कोई उनके लिए पे फाइन वगैरह करना के काम ही नहीं है। जैसे स्पैमिंग है, स्पैमिंग मतलब आपको डेली ना जैसे कोई मैसेजेस आते हैं, ठीक है, वो स्पैम के मैसेजेस आते हैं ना कि ऐसा होता है कि मतलब बार बार एक ही मैसेज रिपीट हो रही है, या फिर कॉल आती है, ठीक है, स्पैम बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो इस पर कोई गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले ही नहीं रही है, ठीक है। तो मतलब लोग भेजे जा रहे हैं यार, हम भी परेशान हैं, पर गवर्नमेंट कोई लीगल एक्शन इस पर ले ही नहीं रही है, तो क्या है, ये लिमिटेशन है। फिर हमारा फिशिंग मतलब कि आपको कोई ऐसे कॉल आता है कि आपसे पूछा जाता है कि अपने बैंक का वो पिन बता दो, या फिर मतलब कोई आपको वो आएगा OTP वो बता दो, तो आप उससे क्या होता है, फिशिंग करने की कोशिश की जाती है। हमारा एक टाइप है हैकिंग का, ठीक है। या फिर हम मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई लिंक दिया जाता है कि आप इस पे जाके ज्वाइन करो, आपको 5000 रुपये तुरंत बोनस मिल जाएंगे, और फिर जैसे आप लिंक पे ज्वाइन करते हो बोनस मिल जाता है 5000 रुपये, क्या 25000 रुपये कट जाते हैं आपके अकाउंट से, अगर होते हैं तो आपके अकाउंट में। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मतलब इतनी नहीं ज्यादा है। साइबर वॉर हमारा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट आजकल तो इतना ज्यादा मतलब कि, और जो AI आ गई है उससे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है कि मतलब जो हमारे सेलिब्रिटीज है उनके डीप फेक वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं AI के थ्रू, ठीक है। तो क्या है, IT सेक्टर हमारा लिमिटेशन है अभी उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशन है, ठीक है। फिर हम देखेंगे साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बहुत सारे मतलब देखे, जिसके अंदर है ना ये वाला जो टॉपिक है कवर ही नहीं कराया सबने, मतलब यहीं तक कवर कराया है, और इसमें तो मैंने क्वेश्चंस अच्छे से कवर करा दिए, लेकिन टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर भी कवर नहीं करा रखे हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा था यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि सबने सब कवर करा ही नहीं रखा है। साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल हमारा होता क्या, मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा कोर्ट जिसके अंदर हम कोई भी केस क्या कर सकें, फास्टली सॉल्व कर सकें, और इसके अंदर हमारे साइबर रिलेटेड ही लोग होंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है जिसका नाम प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं अच्छे से। तो देखो सेक्शन 48 के द्वारा ऑफ IT एक्ट 2000 ऑथोराइज द एस्टैब्लिश ऑफ स्पेशलाइज्ड साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। सेक्शन 28 ऑफ IT एक्ट
2000 के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल को। द ट्राइब्यूनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नोन एज चेयरमैन, ये मैंने आपको बता दिया है। हु विल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके थ्रू बनाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन उसकी क्या क्या होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो एक तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए, एंड होल्ड और हैज हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ द डेट सर्विस फॉर अ लास्ट 3 ईयर। ऐसे नहीं कि किसी भी सर्विस में, वो ग्रेड 1 सर्विस में होना चाहिए, वो भी पिछले 3 साल। या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो फिर वो मतलब लीगल सर्विस में होना चाहिए पिछले 3 साल ग्रेड 1 के साथ, ठीक है। ये हमारी क्वालिफिकेशंस हो गई। फिर द टर्म ऑफ ऑफिस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सर्व 5 ईयर, मतलब कि वो मतलब उनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है काम करने का, उसमें वो होता है हमारा 5 साल का। कब तक? जब तक कि वो हमारे मतलब 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। अगर कोई हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर 62 पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो 65 पर ही हट जाएंगे। लेकिन कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर हमारे 55 या 50 साल के हैं, तो वो हमारे मतलब 50 साल के हैं तो 55 साल पे हट जाएंगे, क्योंकि 5 साल का ही टाइम होता है। लेकिन अगर उनका टाइम के बीच में उनके 65 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो तब भी हट जाएंगे, ठीक है। रिजाइनेशन एंड रिमूवल, ठीक है, उनको रिजाइन कैसे करते हैं और उनको मतलब निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। तो देखो, ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय आफ्टर सबमिटिंग अ नोटिस इन रिटर्न टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देके वो जा सकते हैं। कब तक? वो मतलब उनको जो नोटिस है वो 3 महीने पहले देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब वो 3 महीने पहले देंगे तो एक सक्सेसर जो है वो अपॉइंट हुआ जाए, सक्सेसर को अपॉइंट किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह पर, ठीक है। कि जब तक हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं चले जाएगा, जब तक सक्सेसर को अपॉइंट किया जाता है। तो देखो, एक तो उसे 3 महीने पहले देना है वो जो नोटिस है, और जब तक रहना पड़ेगा वहां पर जब तक कि सक्सेसर हमारा अपॉइंट हो नहीं जाता, ठीक है। इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, अगर कोई हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या फिर जैसे कि घूस घूस खा लेते हैं यार, पैसे वैसे ले लेते हैं किसी से, वो अच्छे से जजमेंट नहीं करते और पकड़े जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पास करेगी ऑर्डर और उन्हें हटा देगी, ठीक है। बस यही है। यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सच में। अभी देखो मैंने बताया था 344 हो रहे हैं, और मतलब बहुत यार करवाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, और मतलब 5 के करवाओ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर, बहुत नीडेड है, ठीक है। और मोटिवेशन आती है यार, अगर आप कमेंट करोगे ना, कमेंट से बहुत मोटिवेशन आती है, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। सो मल्टी आइटम को जल्दी से जल्दी यार एक फ्रेंड बनाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।